नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रुड़की के नारसर में राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पहुंची, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मंगलौर उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि भले ही मंगलौर सीट अभी तक नहीं जीते हो, लेकिन इस बार मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत ऐतिहासिक होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीट पर जीतकर एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया। दो जनता के विपक्ष में पूरी तरह से नकार दिया है और उपचुनाव में बीजेपी दोनों सीट जीतकर रिकॉर्ड बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यह भाव रखता है कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल मिला, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में खड़ा है और उनके विचारों से जो समर्थन करता है, मुझे लगता है कि मंगलौर की जनता भी उसका समर्थन करती है और आने वाला समय परिणाम के रूप में हम सबको दिखेगा। इसलिए किसी प्रकार का मैं कहूं कि असंतोष यहाँ पर व्याप्त नहीं है। बद्रीनाथ व मंगलौर सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बद्रीनाथ व मंगलौर उपचुनाव में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उससे साफ हो गया कि दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। इस समय जो है कि हमारा जो फोकस है, बद्रीनाथ जी की सीट जो है हम कई बार पहले भी जीते हुए हैं। इस बार हम एक बड़े बहुमत से हम बद्रीनाथ जी की सीट को जीतना चाहते हैं। और जहां तक मैंगलोर सीट है, मैंगलोर सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के और वहां की जनता के आधार पर एक अच्छे बहुमत से मैंगलोर सीट जीतेगी और हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने नेतृत्व में भाजपाइयों ने गांधी पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके आदर्श पर चलने का संकल्प लिया। निवर्तमान मेयर ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतन और जनसंघ के संस्थापक थे। वे मानवता के उपासक एवं सिद्धांतवादी थे। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और उन्होंने मात्र 51 साल की उम्र में जो ये सपना देखा था कश्मीर के ऊपर के एक देश, एक निशान और एक संविधान, वो आज साकार जो हुआ है, तो निश्चित रूप से उनके सपनों का भारत बनने जा रहा है और उनके सपनों का भारत बनने जा रहा है तो निश्चित रूप से एक ऐसा भारत बनेगा जो अखंड भारत होगा और जहां एक देश, एक संविधान और एक निशान पे देश चलेगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने प्रदेश के अनेक स्थानों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कर्णप्रयाग में आयोजित विचार गोष्ठी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान महेश भट्ट ने कहा कि हिंदुत्व की अलख जगाने वाले डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम बड़े अंतर से बद्रीनाथ उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। श्यामा मुखर्जी का जो योगदान है भारतवर्ष के लिए अपूर्णीय योगदान है और मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने के लिए और आज कश्मीर का जो स्वरूप है और जिसको 370 हटने के बाद एक नया रूप देने मोदी जी का जो योगदान है, उसके प्रेरणा डॉक्टर मुखर्जी थे।
मैं आज उनके स्मृति दिवस पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें याद किया। मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल के सब यहाँ पर इकट्ठे हुए, उनको पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी है। और ऐसे महान शख्स को आज पूरा भारत क्या विश्व मानता है, जिन्होंने ये कहा था कि कश्मीर में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और वो आज कृतार्थ हुआ, सच्चाई आज सामने आई है। आज एक ही प्रधान है, एक ही निशान है, एक ही संविधान है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 71वां बलिदान दिवस के रूप में इस दिवस को मना रही है। और जो उनका सपना था कि अखंड भारत और कश्मीर से 370 हटाना, उन्हीं सपनों पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देखिए आज 370 कश्मीर से हटा दी गई है। और इसी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का एक और अभियान शुरू हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम से, जिसका शुभारंभ आज गजियावाला बूथ से शुरू कर दिया गया है। और इसका समापन मसूरी में हरेला के दिन होगा। जो परमिट व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए वो कश्मीर गए थे और वहाँ जेल में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। आज उसी की परिणति है कि कश्मीर से धारा 370, 35 से हटा के उन महापुरुषों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना सच्चा जो श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम उसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की सहकारी समितियां की प्रबंधन समिति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को लेकर पास किया गया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए, जिस पर हमेशा से कार्य करती रही है। चाहे वह खंडूरी सरकार के दौरान पंचायतों में 50% महिलाओं की भागीदारी का विषय हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में 30% महिलाओं की हिस्सेदारी का बिल हो। ने महिला शक्ति के सशक्तिकरण का लगातार काम करती आई है। केंद्र की सरकार ने भी नारी शक्ति बंधन का अधिनियम देश में पास किया है, संसद में, राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है। और इससे पूर्ववर्ती जो हमारी राज्य की सरकार थी, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूरी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में की थी। ठीक इसी तरह से सहकारी क्षेत्र, सहकारिता का जो क्षेत्र है वो भी काम करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें भी जो उनकी जितने भी समितियां बनती हैं, प्राथमिक समिति से लेकर के और राज्य स्तर तक की शीर्ष समिति तक, उसमें उन्होंने 1/3 आरक्षण की व्यवस्था पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। शनिवार को धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कैबिनेट में हमारे विभागों से संबंधित पर्टिकुलर ऐसी कोई भी प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आई, पर एक प्रस्ताव है जो उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी चाहे वह हमारे विभाग से संबंधित हो या फिर मंत्रीगण विभाग से संबंधित हो, उनके हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कल की कैबिनेट में हमारे विभागों से संबंधित पर्टिकुलर ऐसी कोई प्रस्ताव तो नहीं पहुंचा था, परंतु एक प्रस्ताव जो कि उत्तराखंड के जो राज्य कर्मचारी हैं उनके हित में, चाहे वो हमारे विभाग से संबंधित हो या अन्य मंत्रीगणों के विभाग से संबंधित हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग से संबंधित हो, उनके कार्मिकों के लिए भविष्य में
कुछ चिन्हित बैंक जिसमें एसबीआई नंबर 1 पर है, उन बैंकों में कार्मिकों के खाते खोले जाने के उपरांत में उनको बहुत सारी सुविधाएं, चाहे वो इंश्योरेंस के रूप में हो या अन्य एक्सीडेंटल केस के रूप में उनको धनराशि का मिलना हो, तो कई सारी फैसिलिटीज उसमें उनको मिलने को थी, जिसके लिए आवश्यक था कि कैबिनेट से इस बात को अप्रूव कराया जाए कि संबंधित बैंकों से एक एमओयू किया जाए, संबंधित विभाग करे। तो उसकी कल अनुमोदन हुआ है, कल उसकी अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। तो मैं समझती हूँ कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला जो है कल कैबिनेट के माध्यम से हुआ है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल हुए। मंत्री रेखा आर्या ने संचालित योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग में 5000 सहकारियों की नियुक्ति के लिए नियमावली के आवश्यक संशोधन जल्द किए जाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ में हमारे महिला कल्याण विभाग और हमारे महिला सशक्तिकरण विभाग दोनों की ही समीक्षा बैठक की गई है और दोनों ही विभागों की समीक्षा करते हुए विभाग में संचालित योजनाएं, चाहे वो नंदा गौरा हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय का भुगतान के संदर्भ में हो, चाहे वात्सल्य योजना के भुगतान के संदर्भ में हो, अथवा पोषण ट्रैकर के संदर्भ में हो, अथवा हमारे आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के संदर्भ में हो, अथवा हमारे जितने भवन जो किराए के भवन में चल रहे हैं उनको न्यूनतम किराए के भवनों में परिवर्तित करना हो, इस संदर्भ में समीक्षा की गई है। और निश्चित रूप से जो पोषण ट्रैकर जो भारत सरकार द्वारा पोषण को लेकर लगातार ट्रैकिंग करना सुनिश्चित उसके माध्यम से हो पाता है, उसको 100% जिन जनपदों में 90% का काम है अथवा जिन जनपदों में 70% का काम है, उन्हें 30 जून तक जो है उसे 100% करने के साफ साफ निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। वहीं बसपा ने अपनी जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि राज्य में बनने के बाद 4 बार यह सीट बसपा की रही है और दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी ने इस क्षेत्र में काफी काम करवाया है, इसीलिए मंगलौर की जनता इस उपचुनाव में फिर से बसपा के साथ है। जो वोट परसेंट आप कम रह रहे हो, मैंने कुछ दिन पहले भी एक न्यूज चैनल में बताया था कि कुछ जगह हमने गांव में गए, उन्होंने ये बताया कि हमारे पूरे कुनबे के 50 वोट थे, निकले उसमें से 10। और कुछ दिन पहले एलएन ने मस्की में बोला है कि मशीन गन में गड़बड़ हो सकती है। तो जो वोट परसेंटेज कम हुआ है तो हम उससे ये नहीं कहते कि हमारे समाज ने वोट नहीं दिया, वोट तो हमारा दिया है। कहीं ना कहीं देखो इल्जाम लगने शुरू हो गए, हो सकता है कि उस वजह से हमारे वोट परसेंट कम रहा हो। उत्तराखंड की 2 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने बताया कि उनके पास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पत्र आया था, उसमें समर्थन का आग्रह किया गया था। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस को सपा का पूरा समर्थन रहेगा। सपा कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ मिलकर दोनों सीटों पर जीत के लिए कार्य करेंगे और कांग्रेस को जीत दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, हमने कमेटी बनाई हुई है, वहां के जो जिला हरिद्वार के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं उन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि मंगलौर में जाकर के काम करें। और इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनका पत्र आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि एक बार हमने अपना कैंडिडेट वहां बागेश्वर में खड़ा कर दिया था, परिणाम में हुआ था कि उसमें कांग्रेस लूज कर गई थी। इस बार हम लोग वो भी सतर्क हैं, हम भी सतर्क हैं कि किसी भी तरीके से हम हर हालत में बीजेपी को इन दोनों सीटों में नहीं जीतने देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी ने मिलकर के जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से दूर रोक दिया है और निश्चित तौर से हम सब इसको लेकर के उत्साहित हैं और मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के भी
गठबंधन के सहयोगी दलों से जो है पार्टी ने सहयोग मांगा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने सभी पार्टियों को पत्र लिख करके जो है सहयोग की अपील की थी और अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचान जी ने प्रेस करके समर्थन की घोषणा की है तो हम इसका स्वागत करेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक द्वारा अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर के किच्छा शहर में रहने वाले अशोक का 9 साल पहले महतोष मोड़ निवासी पूनम से विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद ही अशोक अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा। दोनों के बीच विवाद खत्म होने के उद्देश्य से अशोक की बहन धनवंती अपने भाई और भाभी को अपने घर ले आई थी। शनिवार को जब धनवंती और उसका पति काम करने बाहर चले गए, तब मौका पाकर अशोक ने पूनम की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। रहे थे अशोक और उसकी पत्नी पूनम। तो ये पिछले महीने ये पूनम कहीं चली गई थी किसी के साथ, जो अशोक का कहना है किसी के साथ चली गई थी। तो उसके बाद जब वो 4-5 दिन बाद वापस आई है तो उसके बाद इनमें पति पत्नी में आपसी जो है विवाद बढ़ गया था। आज भी यही हुआ कि वो घर में दोनों अकेले थे और जब विवाद वगैरह बढ़ा तो इसने जो है तैश में आके अपने पत्नी का जो है गला काट के हत्या कर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटते हैं। दिनों में मध्य प्रदेश ने रचे नए कीर्तिमान। 180 दिन आध्यात्मिक अभ्युदय, अधोसंरचना विकास के, नई ऊर्जा, नवाचार, सुशासन, विश्वास के। 180 दिन नारी शक्ति के सम्मान के, युवाओं के उत्थान के, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा के नए आयाम के। 180 दिन रोजगार के अवसर और किसान कल्याण के, गरीब वर्ग के चेहरे पर मुस्कान के। मैं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की कमान संभालने के 180 दिनों में प्रदेश के विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों को रफ्तार दी तो नई पहल के जरिए विस्तार भी। 6 माह में अनेक ऐसे फैसले किए जो असंभव के विरुद्ध थे। क्रिएशन, एक्शन और रिएक्शन की तर्ज पर काम करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने से लेकर नित नए नवाचार करते हुए आहत में राहत पहुंचाने की त्वरित कार्रवाई की। प्रदेश को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के प्रण के साथ ये क्रम जारी है ताकि मध्य प्रदेश देश के समृद्ध और प्रगतिशील प्रदेश की श्रेणी में अग्रणी रहे। 180 दिन का प्रयास, दोगुना हो रहा विश्वास। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित हो रही पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा से दूरस्थ क्षेत्रों तक पर्यटन का लाभ पहुंचाने के साथ धार्मिक पर्यटन गंतव्यों तक हवाई मार्ग से आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। तो वहीं पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से प्रदेश के जन जन को आपात स्थिति में तुरंत इलाज की सुविधा पहुंचाई जा रही है। मध्य प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य हो गया है जो तीनों प्रकार की सुविधा देकर के हेलीकॉप्टर की सुविधा जिसके भरोसे से वो अपने धार्मिक पर्यटन के केंद्र को बढ़ाने जा रहा है। एयर टैक्सी के माध्यम से सामान्य नागरिकों को ये सुविधा मिले
और तीसरी एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो मरीजों से संबंधित है। आवागमन का ये सुलभ संसाधन सबके लिए फलदायी होगा, सुविधायी होगा। धर्म कर्म और जनता के मर्म को समझने वाले प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव समृद्ध स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हैं। गंतव्य तक पहुंच आसान, सेहत को मिली उड़ान। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने, बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के लक्सर और रुड़की जीआरपी थाने की संयुक्त टीम ने एक फर्जी पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक उत्तराखंड पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाकर उन्हें लूटने का काम करता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 3 चोरी के मोबाइल फोन, पुलिस की फर्जी वर्दी, बैच और नेम प्लेट भी बरामद किया है। पड़ताल में सामने आया कि युवक पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। एसपी जीआरपी सरिता डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। मुखबिर द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति जो है पुलिस की वर्दी पहन करके रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों पर रौब गालिब करते हुए जो है उनसे नाजायज़ डिमांड कर रहा है। इसी संबंध में जो है एसओ जीआरपी द्वारा अपनी टीम गठित करते हुए इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाई दिए देखे तो एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया जिसको कि पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो है फर्जी पुलिस की वर्दी पहन करके और नेम प्लेट लगा करके लोगों में अपना रौब दिखा रहा था। उसके बारे में जब पता किया गया तो पूर्व में भी उसमें मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें कि लूट के मुकदमे उस पर पंजीकृत हैं, जिसमें पूर्व में ही उसके द्वारा वर्दी पहनकर ही लोगों से लूट की गई है। और गिरफ्तारी के समय उसके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं जो कि चोरी से संबंधित है। हरिद्वार में आगामी दिनों में होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुट गया है। जल्द ही देहरादून में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में कांवड़ मेले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक होगी। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस की ओर से एक गाइडलाइन भी तैयार की जाएगी। इस गाइडलाइन को सभी राज्यों को भेजा जाएगा। बता दें कि हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की तैयारी में है। कांवड़ के लिए भी हम व्यापक पुलिस प्रबंध करेंगे और इस संबंध में हम बहुत जल्द ही इंटर स्टेट जो बैठक होती है हमारी पुलिस अधिकारियों की, क्योंकि कांवड़ हमारे राज्य के लिए ही एक चैलेंज नहीं है। हमारे राज्य के लिए तो है ही बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन बाकी राज्यों के लिए भी एक चैलेंज होता है। जैसे हरियाणा से बहुत सारे लोग आते हैं, राजस्थान तक से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। ये सभी तमाम अधिकारी जो है, आला अधिकारी, उनकी हम एक बैठक देहरादून में करेंगे और हम अपनी व्यवस्था जो पूर्व की भांति फिर से सुनिश्चित करेंगे। ग्रुप केंद्र काठगोदाम में वॉइस एसोसिएशन की 29वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई, जहां शहीद के परिवारों का सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इस दौरान डीआईजी ने शहीद के परिवारों की समस्या सुनी और उनका मौके पर निस्तारण भी किया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। हमारा सीआरपीएफ का 29 कांवड़ रेजिंग डे है
और हम इस उपलक्ष्य में क्या है, लेडीज लोगों के साथ में कांटेक्ट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है या उन लोगों को आगे कुछ करना है तो वो हम प्रोत्साहित करते हैं उनको। अपने हम कावा में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, किसी को सिलाई सिखवाते हैं, किसी को ब्यूटिशियन कोर्स करवाते हैं, जिनके बच्चों को बाहर जाने में प्रॉब्लम है उनके लिए ट्यूशन्स प्रोवाइड कराते हैं, और अंदर हमारे पुस्तकालय है। ये आज जो हमने यहाँ पर ग्रुप सेंटर काठगोदाम सीआरपीएफ में एक सीआरपीएफ वाइफ्स एसोसिएशन करके संस्था है, जो सीआरपीएफ में जो परिवार हैं उनके वेलफेयर के लिए ये काम करती है संस्था। इसका आज स्थापना दिवस था यहाँ पर, और इसी संदर्भ में हमने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, बच्चों ने, लेडीज़ ने भाग लिया, और इसके साथ में जो हमारे आसपास के जो शहीद परिवार हैं उनके शहीद परिवार के सदस्यों को यहाँ पर बुला के सम्मानित किया। नीट यूजी परीक्षा और नेट परीक्षा में अभ्यर्थियों को और पेपर लीक को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ खटीमा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में शहीद स्मारक खटीमा में धरना प्रदर्शन कर बैठक की। केंद्र के बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, 24 लाख छात्रों को न्याय दो जैसे नारे लगाए गए। आपने देखा होगा कि एक ही कोचिंग सेंटर के बच्चों ने पूरे 100% मार्क्स लाए हैं, 6-7 बच्चे, और धांधली हुई है, साफ साफ स्पष्ट हो रहा। और इकरारनामा भी एक छात्र ने कर दिया कि उसे घर बुला लिया गया, कहा कि व्यवस्था हो गई। तो उसके बावजूद भी सरकार जो है कि जो मेहनती छात्र हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो आम परिवार के छात्र हैं, जो गरीब परिवार के छात्र हैं, उनको न्याय देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और इस पेपर को निरस्त नहीं कर पा रही है। तो हम सब यही मांग करते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी मजबूत व्यवस्था बननी चाहिए कि जिससे पढ़े लिखे और मजबूत मेहनत करने वाले छात्र के साथ अन्याय न हो और उनको न्याय मिले। उसी के लिए हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।